Chapter 1 आया प्रभात It is morning पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। सुबह होने पर प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि सूर्योदय न हो तो क्या होगा? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, नियमित दिनचर्या का पालन, प्रकृति चित्रण, आलस्य दूर भगाना, उत्साह तथा उमंग से नए दिन का स्वागत करना। आया प्रभात, जीवन में खुशियां लाया प्रभात। निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश। उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात। गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। पाठ 2 लोहे का तराजू, द आयरन बैलेंस। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। कभी कभी इंसान लालच में पड़कर झूठ बोल देता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति जब उससे भी अधिक चालाक हो तो उस समय वह अपने ही झूठ में फंस जाता है। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि चूहे लोहे की वस्तुओं को कुतरने में सक्षम होते तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, लालच न करना, झूठ न बोलना, परिश्रम का महत्व समझना, सूझबूझ से किसी समस्या का हल निकालना। एक गरीब व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। उसका नाम विजय था। एक दिन उसने सोचा कि वह दूर देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाए, शायद वहां ज्यादा दौलत कमा सके। यह सोचकर उसने अपनी बची हुई चीजें बांध लीं। उसे बाहर जाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। उसके पास लोहे का एक बड़ा तराजू था, जो भारी और शुद्ध लोहे से बना था। वह तराजू को गिरवी रखने के लिए एक सेठ के पास गया। सेठ ने कुछ रुपए देकर उससे तराजू ले ली। विजय ने सेठ से कहा, कृपया इस तराजू को संभाल कर रखिएगा, ये हमारे खानदान की निशानी है। मैं इसे धन पाने की वजह से गिरवी रख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास धन एकत्रित हो जाएगा, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। विजय अपने रास्ते चला गया। जैसे जैसे समय गुजरा, वह दूर देशों में घूमता रहा और परिश्रम करता रहा। उसने कई प्रकार के व्यापार किए। मेहनत करते करते आखिर उसकी किस्मत चमक उठी और उसने खूब दौलत कमा ली। वह धनवान आदमी बन गया और एक सुंदर नगर में उसने एक अच्छा मकान खरीद लिया। एक दिन उसे अपने पुराने घर जाने की इच्छा हुई। उसे अपना खानदानी तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया। वह सीधे उस सेठ की दुकान पर गया जिसके पास उसने तराजू गिरवी रखा था। सेठ उस गरीब विजय को बढ़िया कपड़ों में देखकर अचंभित हुआ और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़ गया था और आपने कृपा करके मुझे रुपए भी दिए थे। अब मैं आपका सारा धन लौटाकर वह तराजू वापस लेने आया हूँ। सेठ दुख भरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वह बोला, आपके यहाँ तो बहुत ही शक्तिशाली चूहे हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
सेठ ने जवाब दिया। सेठ का बेटा और विजय दोनों नदी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर विजय ने पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक दिया। विजय नदी में स्नान कर तरोताजा हो गया और जल्दी से सेठ के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने पूछा। हाय, जब मैं नदी में नहा रहा था तब एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठाकर ले गया। विजय ने कहा। सेठ चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? तुम एकदम असत्य बोल रहे हो। यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठाकर ले जा सकता है। विजय ने जवाब दिया और कहा, यदि तुम मुझे तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी तुम्हें लौटा दूंगा। सेठ गुस्से से बोला, पर चूहे सचमुच ही तुम्हारे तराजू को खा गए हैं। इसी तरह बाज भी सचमुच तुम्हारे लड़के को उठाकर मेरी आंखों के सामने ले गया। विजय आराम से बोला। सेठ बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तब तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। उसने विजय को धमकाया, परंतु विजय कतई न डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। न्यायाधीश ने सेठ की बात सुनी। उसने विजय से गुस्से में कहा, क्या कभी बाज भी किसी आदमी को उठाकर ले जा सकता है? यह बिल्कुल झूठ है। विजय ने जवाब दिया, यह उसी तरह से झूठ है जैसे कि चूहों का लोहे के तराजू को खा जाना। न्यायाधीश ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तब विजय ने उन्हें सारी कथा सुनाई। कई वर्ष पहले मैं इनके पास अपना खानदानी तराजू गिरवी रख गया था। अब मैं वह तराजू वापस लेने आया हूं, किंतु यह कहते हैं कि तराजू को चूहों ने खा लिया। न्यायाधीश यह सुनकर हंसा और सेठ से कहा, तुम इसे वह तराजू वापस कर दो, तुम्हें तुम्हारा लड़का भी मिल जाएगा। इसके बाद जज ने सेठ को उसकी बेईमानी के लिए फटकार भी लगाई। बाद में जब विजय तराजू समेत अपने घर लौट रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि सेठ की समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी कभी इंसान स्वयं ही फंस जाता है। अब उसे लग रहा होगा कि काश उसने सच ही बोला होता। पाठ 3, हिमालय, द हिमालयाज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है। इससे निकलने वाली नदियों पर ही उत्तरी भारत का जनजीवन निर्भर करता है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि हिमालय की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, प्रकृति प्रेम, हिमालय के विषय में जानना, हिमालय का महत्व समझना। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच फैला हुआ है। हिमालय भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए है। यह पर्वत संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हिमालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इनमें पहला शब्द है हिम, जिसका अर्थ है बर्फ, तथा दूसरा शब्द है आल्य, जिसका अर्थ है घर। इस प्रकार हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। हिमालय सचमुच बर्फ का घर है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। यही बर्फ सूरज की रोशनी से पिघलकर नदियों के रूप में बहती रहती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां अत्यंत लाभदायक हैं। इन नदियों से निकाली गई नहरों से
खेतों की सिंचाई होती है, जिसके कारण खूब अनाज, सब्जियां और फल पैदा होते हैं। हिमालय के कारण ही हमारे देश में खूब वर्षा होती है। यह पर्वत समुद्र से आने वाली भाप भरी हवाओं को रोक लेता है। इन्हीं हवाओं से भारत में वर्षा होती है। यही हिमालय हमारी उत्तरी सीमा का रखवाला भी है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को भी रोक लेता है, जिससे वे हमारे देश में नहीं आ पाती। इसलिए उत्तरी भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती। हिमालय पर लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। किसान इन खेतों में चावल और मक्का पैदा करते हैं। यहाँ आलू, टमाटर, मटर आदि सब्जियों की खेती भी होती है। हिमालय पर सेब, आड़ू, खुबानी, बादाम, अखरोट आदि के बाग हैं। हिमालय का बहुत सा भाग वनों से ढका है। इसके ऊंचे भागों में देवदार और चीड़ के वन हैं। इनमें अनेक वन्य प्राणी रहते हैं। हाथी, बाघ, तेंदुआ, रीछ, हिरन आदि यहाँ के प्रमुख वन्य प्राणी हैं। यहाँ कस्तूरी मृग भी रहते हैं। इसके वनों में तरह तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इनसे अनेक रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ अनेक सुंदर घाटियां हैं। कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पर्वतारोहण के लिए अनेक लोग हिमालय पर जाते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर सबसे पहले तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी नामक पर्वतारोही पहुंचे थे। हिमालय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक तीर्थ स्थान भी हैं। देश विदेश से प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। हिमालय हमारे देश का गौरव है। पाठ 4 वर्षा, रेन। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। बच्चे प्रयोग द्वारा किसी भी बात को आसानी से समझ जाते हैं। इस पाठ में व्यवहारिक उदाहरण द्वारा बादल बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया समझाई गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। वर्षा से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में सोचिए। नैतिक मूल्य, वैल्यूज। जल निर्माण की प्रक्रिया समझना, जल का महत्व समझना, प्रकृति चित्रण, आनंद बोध। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। इनके खेल में निखिल के ममेरे भाई नितिन के दोस्त भी शामिल हो जाते थे। सभी बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक दिन सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। सारा आकाश बादलों से ढक गया। बादलों में बिजली कौंधने लगी और बहुत जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। थोड़ी देर में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। घर तक पहुंचते पहुंचते वर्षा तेज हो गई। नन्ही नन्ही बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गईं। मूसलाधार बारिश होने लगी। निखिल और नितिन घर की ओर भागे। घर पहुंचने पर नितिन ने माँ को आवाज लगाई और कहा, माँ, गरम गरम पकोड़े बना दो। यह कहकर बच्चों ने टेलीविजन का बटन दबा दिया। वे रिमोट के द्वारा चैनल बदलने लगे। अचानक उनकी नजर एक समाचार चैनल पर पड़ी, जिस पर वर्षा से आसपास के गांव में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। नदी में आई बाढ़ के कारण पानी किनारे को तोड़कर चारों ओर
तेजी से फैल रहा था। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। वे हैरान थे कि इतना पानी कहां से आ गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। निखिल बेचैन हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इतना पानी कहां से आ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपने मामा जी के पास गया और उनसे पूछा, मामा जी, इतना सारा पानी कहां से आ जाता है? उसके मामा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बादलों से। निखिल को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहां से आता है? मामा जी ने समझाते हुए कहा, देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियां भी सूख जाती हैं। इनका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्रों के पानी से भी भाप बनती रहती है। यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। यह बात पूरी तरह से निखिल की समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, मामा जी, भाप बादल कैसे बन जाती है? मामा जी ने समझा कर बताया, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। धरातल से काफी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल है। यही बात एक कविता में सुनो। नन्ही नन्ही जल की बूंदे जब लेकर आता है बादल, बेला की नव पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। इसके बाद और अधिक ठंडी होकर नन्ही बूंदे एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती हैं। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। मामा जी निखिल को अभी समझा ही रहे थे कि तभी मामी जी वहां गरम चाय की केतली लेकर आ गईं। उन्होंने केतली मेज पर रख दी और कप लेने चली गईं। केतली की टोंटी से भाप निकल रही थी। मामा जी ने निखिल को केतली से निकलती हुई भाप दिखाई। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन होती जाती थी। इसके बाद मामा जी ने फ्रिज में से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के गिलास में भर दिया। थोड़ी ही देर में गिलास पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ से पानी और अधिक ठंडा हो गया। निखिल ने देखा, अब गिलास पर जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थीं। ये सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था। पानी, वाटर। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी है क्या भाप नहीं। सब रूपों में है पानी, कहती है ऐसा नानी। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में हिलकोरे जल, कुओं में भी निर्मल जल। पानी रहता सबके तन, पानी है सबका जीवन। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। पानी से ही सारा वन, हरा भरा पेड़ों का तन। पाठ 5, पौधों में जीवन। लाइफ इन प्लांट्स। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर है। हमें उनका संवर्धन व संरक्षण करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तरह उनमें भी जीवन होता है। सोचिए,
लेट्स थिंक। यदि पौधे हमारी तरह बोल पाते तो वे हमसे अपनी क्या क्या तकलीफें बांटते। नैतिक मूल्य, वैल्यूज, पेड़ पौधों की महत्ता, पेड़ पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, बड़ों की बातें मानना, समस्या समाधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं संवेदना का विकास। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सभी आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? काजल हंसी और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं। अब बेल को हिलाना बंद करो। पिताजी बोले। नीरज को अपने पिताजी की बात रुचिकर लगी। वह झट से अपनी कुर्सी उनके पास खींच लाया। कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछा। हमने तो उन्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ पिताजी, बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बोली। पिताजी बताने लगे। पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि पौधों में भी जीवन होता है। वे भी खाते पीते हैं, सोते हैं। काजल, तुम गुलाब के पौधों से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें मजा आता है, किंतु तुम्हारी शैतानी से बेचारा गुलाब का फूल तो मर ही जाता है। तुम देखोगी कि थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन और पानी मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। काजल हैरानी से पिता की ओर देखती है। नीरज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में अवश्य पढ़ा होगा कि पौधे के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। बच्चे पिता की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? नीरज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का भी काम करते हैं। पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या क्या करती हैं? नीरज ने फिर पूछा। पिताजी ने बताया। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। पिताजी ने आगे समझाया। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम आदि पौधे की जड़ों का ही रूप है। गन्ना,
कमल ककड़ी आदि पौधे के तने के रूप हैं। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा, पत्ते को साग या चटनी के रूप में भी खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते, धनिये के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं। बताइए तो, कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने बच्चों से पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। यही उनके फल होने की पहचान है। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। नीरज बोला, सारी दालें पौधों के बीज ही तो होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहते हो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, ग्वार की फली का नाम भी ले सकते हो। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई। बच्चों का ध्यान इन्हीं बातों में था। वे पिता के पास वहीं बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी आगे बोले, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर करता है। हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, जल्दी आओ, खा लो, कहीं बिजली फिर से न चली जाए। माँ ने पुकारा, किंतु बच्चे अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। पाठ 6 कोयल, कुकू बर्ड। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। मीठी वाणी सबका मन मोह लेती है। जैसे कि काली कोयल अपनी मीठी बोली के कारण ही सबको प्रिय लगती है। हमें भी कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। कोयल और कॉय दोनों का ही रंग काला होता है, लेकिन लोग कोयल को पसंद करते हैं और कॉय को नापसंद। ऐसा क्यों? नैतिक मूल्य, वैल्यूज। सबसे मीठा बोलने की प्रेरणा पशु पक्षियों से प्रेम, माँ की बात मानना, आनंद एवं सौंदर्य बोध। देखो, कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री खोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख, मांगती हो क्या मेघों से पानी? कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। पाठ 7 हमारी आंखें, आवर आईज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, परंतु आंखों के बिना तो दुनिया ही अंधेरी है। इस पाठ में आंखों की देखभाल करने के विषय में बताया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। हमें अपनी आंखों को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? नैतिक मूल्य, वैल्यूज। आंखों की उपयोगिता एवं महत्ता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति सजगता, बातचीत कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज सुबह से ही सचिन की आंखों में कुछ कुछ लाली है। वह पूरी तरह से
आंखें खोल भी नहीं पा रहा है। उसकी आंखों से पानी भी बह रहा है। उसकी माँ उसे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाती हैं। सचिन और नेत्र विशेषज्ञ की बातचीत इस प्रकार होती है। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है? सचिन, हमारी आंखों की पलकों के भीतर पानी निकालने वाली एक ग्रंथि होती है। जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तब उस ग्रंथि से पानी निकलने लगता है। यह तब तक निकलता रहता है जब तक आंख में पड़ी चीज बहकर बाहर ना निकल जाए। डॉक्टर साहब, क्या ग्रंथि से पानी केवल तभी निकलता है जब कोई चीज आंख में गिर जाती है? नहीं, इस ग्रंथि से जरा जरा सा पानी हर समय निकलता रहता है। इससे आंखें गीली रहती हैं। इस गीलेपन या चिकनाई से हमारी आंखों में खुश्की नहीं आती। इससे वे कम थकती हैं। डॉक्टर साहब, आंखों में दुर्बलता कैसे आती है? सचिन, आंखों में दुर्बलता आने के कई कारण हैं। पढ़ने लिखने के गलत तरीके से, टेलीविजन देखते समय बहुत निकट बैठने या लेटकर देखने से आंखों में दुर्बलता आती है। धूप, धूल और धुएं से भी आंखों में दुर्बलता आती है। डॉक्टर साहब, पढ़ने लिखने का गलत ढंग क्या है? कई बच्चे पुस्तक को आंखों के बहुत निकट लाकर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे नीचे झुककर पढ़ते हैं। ये सब गलत ढंग हैं। डॉक्टर साहब, इसे पढ़ने का सही ढंग समझाइए। पुस्तक को आंखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। कम प्रकाश या बहुत तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। सर्दियों में धूप में पढ़ते समय पुस्तक पर छाया पड़ती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, संध्या के समय पढ़ना चाहिए अथवा नहीं? सचिन, संध्या के समय कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। इससे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसे आंखें साफ करने की विधि भी समझा दीजिए। सचिन, ठंडे पानी की छींटे मारने से आंखें साफ होती हैं। सुबह और शाम आंखों पर साफ पानी की छींटे मारनी चाहिए। आंखें धोने के पश्चात साफ तौलिए से आंखें पोंछनी चाहिए। आंखों में बार बार उंगली नहीं डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी आंखें कुछ कुछ लाल हो रही हैं। इसका क्या कारण है? सचिन, प्रायः गर्मी और बरसात के दिनों में आंखों में एक बीमारी हो जाती है। इसे आई फ्लू कहा जाता है। यह छूत की बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अब यह कैसे दूर होगी? सचिन, मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूं। इसे हर 1 घंटे के बाद आंखों में डालते रहना। 1-2 बूंदे ही पर्याप्त हैं। दवा केवल डॉक्टर के परामर्श से ही डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे और क्या करना होगा? सचिन, जब तक आंखों की लाली पूरी तरह मिट ना जाए तब तक आंखों पर काला चश्मा लगाना। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आंखों के बारे में बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं। सचिन अपनी माँ के साथ चला जाता है। पाठ 8, जयपुर की यात्रा, अ ट्रिप टू जयपुर। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर जयपुर बहुत ही सुंदर है। इस ऐतिहासिक शहर में बहुत कुछ देखने लायक है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि तुम्हें भारत के किन्हीं 5 शहरों में घूमने का मौका मिले तो तुम किन किन शहरों में जाना चाहोगे और क्यों? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, पर्यटन, ज्ञान वृद्धि, ऐतिहासिक नगर से परिचय, प्रादेशिक संस्कृति की जानकारी, आनंद बोध। साकेत नगर, जयपुर, राजस्थान, 20 मई 2017। प्रिय शिल्पा, सस्नेह नमस्ते। मैं इस समय जयपुर में हूँ। दरअसल छुट्टियां होते ही मम्मी पापा ने जयपुर घूमने का कार्यक्रम बना लिया, इसलिए मैं तुमसे मिल भी न सकी। अब तक मैं लगभग पूरा जयपुर घूम चुकी हूँ। सोचा तुम्हें भी यहाँ के बारे में जानकारी दे दूं।
ताकि जब तुम कभी यहाँ आओ तो तुम्हें पहले से ही पता हो कि कौन कौन सी जगह विशेष रूप से देखने लायक हैं। तो सुनो, जयपुर संसार के भव्य नगरों में से एक है। इसे राजा जय सिंह ने बसाया था। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम जयपुर पड़ा। यह राजस्थान की राजधानी है। इस नगर के 3 ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है। इस दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से लोग आते जाते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती हैं। इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। कल हम लोग यहाँ का राजमहल देखने गए थे। यह बहुत विशाल है और इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता का वर्णन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। महल के एक हिस्से में संग्रहालय है। इसमें कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण, औजार आदि रखे हैं। प्राचीन मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी रखी हैं। यहाँ का हवा महल तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। हमने यहाँ का जंतर मंतर भी देखा, जो दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा है। यहाँ के बाजारों की शोभा तो न्यारी है। सभी तरह के सामान यहाँ उपलब्ध हैं। चुंदरी, छपाई के शोख रंग के वस्त्र यहाँ की विशेषता है। जौहरी बाजार सोने चांदी के जेवर और रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषणों से भरा है। मैंने अपने और तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियां भी खरीदी हैं। कल हम आमेर का किला देखने जाएंगे, जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। वह राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी थी। यदि तुम भी हमारे साथ होती तो बड़ा मजा आता। मैं जल्दी वापस आऊंगी। चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। अपने भैया को भी मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली स्नेहा। इल्ली के जूते, कैटरपिलर्स शूज। एक थी इल्ली, उसका नाम था निम्मी। एक दिन सुबह सुबह निम्मी ने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर सोचा, ये अब पहनने लायक नहीं रह गए हैं। मुझे नए जूते ले लेने चाहिए। इल्लियों के बहुत सारे पैर होते हैं। उनमें से पुराने जूते निकालने और नए पहनाने में घंटों लग जाते हैं। दुकानों में काम करने वाले कीड़े इल्लियों का आना पसंद नहीं करते। हिचकिचाते हुए निम्मी जूतों की दुकान की ओर चलने लगी। वह गुलाब की झाड़ियों में बीटल कीड़े की दुकान तक आ गई। जब बीटल ने निम्मी को देखा तो उसने आवाज लगाई, सोनपंखी, इनको जूते दिखाओ। अभी आया। लेकिन निम्मी को देखते ही सोनपंखी की मुस्कान गायब हो गई। किंतु उसने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा, अभी तितली को जूते दिखाना खत्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। सोनपंखी तितली की खुशामद करता रहा। आखिर में वह 4 पैरों में पीले और 2 में लाल जूते पहनकर चली गई। सोनपंखी निम्मी के पास आया और मुंह बनाकर उसे जूते पहनाने लगा। जूते पहनाते पहनाते इतनी देर लगी कि दुकान के बंद होने का समय हो गया। बेचारी निम्मी को अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। देरी के कारण वह नए जूते भी नहीं ले पाई। घर लौटते समय निम्मी सोचने लगी, 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी। काश मैं भी उसके जैसी दिखती। निम्मी जब पेड़ पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक नम कोपल चबाई। एक के बाद एक करके वह रात भर कोपलें खाती ही रही। पेट भर खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने अपने आसपास एक कोया बना लिया और सो गई। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन निम्मी सोती रही।
एक दिन निम्मी ने आंखें खोली। उसने पैर फैलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं फैला सकी। उसने कोया को जोर से काटना और धक्का देना शुरू किया। आखिर कोया टूट ही गया। निम्मी थककर एक पत्ते पर लेट गई। अपने सामने हिल रहे सुंदर पैरों को देखकर निम्मी को आश्चर्य हुआ। उसने नीचे देखा। निम्मी उछल पड़ी। उसने खुद को निहारा तो जाना कि वह तो एक सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है। अब वह पहले जैसी बहुत सारे पैरों वाली सुस्त इल्ली नहीं रही है। वह खुशी से झूम उठी। अरे तो मेरे ही पैर हैं। उसने अपने नए पंख फैलाए और गुलाब की झाड़ियों में जूतों की दुकान पर जा पहुंची। 3 अलग अलग रंगों में ऊंची एड़ी के 3 जोड़ी जूते, लाल, पीले और नीले दिखाओ। पाठ 9, लालची बंदर, द ग्रीडी मॉन्की। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। लालच करना बुरी बात है। लालची हमेशा पछताता है। प्रस्तुत कविता में एक लालची बंदर कैसे पछताता है, इसी बात का चित्रण है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि बंदर जंगल का राजा होता तो क्या होता? कल्पना कीजिए। नैतिक मूल्य, वैल्यूज, लालच न करना, सूझबूझ से काम न लेने का दुष्परिणाम, आनंद बोध। एक समय की बात बताऊं। कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकलना पाता था, और लालची बंदरमल से चना न छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। पाठ 10, गोपाल कृष्ण गोखले। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। इस पाठ में बताया गया है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरों द्वारा किए गए कार्य का श्रेय लेने से व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि कोई आपकी झूठी प्रशंसा करे तो आपको कैसा लगेगा? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, ईमानदारी एवं सच बोलने की प्रेरणा, अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी प्रशंसा सुनकर घमंड न करना। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। बचपन में इनके गुणों को देखकर ही अनुभवी लोग समझ गए थे कि यह बालक महान व्यक्ति बनेगा। जब गोपाल तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब एक दिन अध्यापक ने कक्षा के बच्चों को गणित का प्रश्न दिया। प्रश्न काफी कठिन था। बच्चे उसे हल नहीं कर पा रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी भी बज गई। अतः अध्यापक ने बच्चों को घर से प्रश्न हल करके लाने को कहा। बच्चे अपने घर चले गए। अगले दिन अध्यापक ने सबके उत्तर जांचे। पूरी कक्षा में केवल एक ही बच्चे का उत्तर सही था। शेष बच्चों के उत्तर गलत थे। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न हल करने की कोशिश ही न की थी। कुछ बच्चों ने आधा प्रश्न हल किया था। अध्यापक ने गोपाल को छोड़कर सबको डांट लगाई। उन्होंने गोपाल की बहुत प्रशंसा की। शेष बच्चे सिर झुकाए खड़े थे। अपनी प्रशंसा सुनकर सब भूल जाते हैं, लेकिन गोपाल खुश न था। उसके चेहरे पर उदासी थी।
अध्यापक ज्यों-ज्यों उसकी प्रशंसा करते थे, त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती थी। अंत में वह रोने लगा। गोपाल को रोता देख सब विद्यार्थी हैरान हो गए। अध्यापक भी हैरान थे। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो क्यों रहे हो गोपाल? तुम तो प्रश्न हल करके लाए हो। गोपाल ने रोते रोते कहा, गुरुजी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया, इसे मेरे बड़े भैया ने हल किया है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझे दुख हो रहा है। यह सुनकर सब बच्चों ने सोचा कि अब अध्यापक गोपाल को डांटेंगे, लेकिन अध्यापक डांटने के बदले फिर उसकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ईमानदारी दिखाई। यह भी खुशी की बात है कि तुम अपनी झूठी प्रशंसा पसंद नहीं करते। मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही हुई बात सही निकली। गोपाल कृष्ण गोखले देश के महान नेता बने। देश के सभी नेता उनका बहुत आदर करते थे। महात्मा गांधी तो कई बातों में उन्हें अपना गुरु मानते थे। पाठ 11, नए राजा का चुनाव, द सिलेक्शन ऑफ द न्यू किंग। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। नेतृत्व करने वाले का ईमानदार, साहसी और शुद्ध हृदय का होना आवश्यक है। झूठ बोलकर उपलब्धि पाने वाले प्रजा के सच्चे सेवक कदापि नहीं हो सकते। सोचिए, लेट्स थिंक। आपको राजा बना दिया जाए तो आप लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करेंगे? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, साहस, सच्चाई, आत्मविश्वास, झूठ न बोलने की प्रेरणा। प्राचीन समय की बात है, चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूं। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना। इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ व सुंदर होगा, उसी को मैं राजा चुन लूंगा। घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं। दूसरे युवक आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की। 1 वर्ष पूरा होने पर युवक अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे देखकर बोले, वाह, क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से किसी एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। अचानक राजा ने
लियांग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। वह डरा और सहमा हुआ था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। उसे देखकर सभी युवक हंसने लगे। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि लियांग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। सभी युवक सन्न रह गए। लियांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबले बीज से अंकुर नहीं निकलते। लियांग को छोड़कर तुम सब ने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया और उगा कर ले आए। लियांग में ही वह साहस और सच्चाई थी कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अतः वही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है। पाठ 12 दीप जलाओ, लाइट दियाज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। त्योहार खुशियां लेकर आते हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व है। इसे मनाते हुए हमें उन लोगों के जीवन में भी रोशनी करने का प्रयास करना चाहिए जो गरीब व लाचार हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आप एक कवि होते तो किस प्रकार की कविताओं की रचना करते? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, खुशियां बांटने एवं परोपकार की प्रेरणा, उल्लास एवं आनंद बोध। खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां नन्ही की होती पापा पैया। एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। किस्से जहां सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहां भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। दीप दीप से मिलकर होंगी उजियारे की बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होंगी मीठी बातें। आओ दीप जलाएं लेकर नई सुबह के सपने, हम सबके हो जाएं धरती के सुख दुख अपने। शेख चिल्ली का पायजामा, द पायजामास ऑफ शेख चिल्ली। सब मुझे शेख चिल्ली कह कहकर चिढ़ाते हैं। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोग मुझे चिढ़ाएं। शाबाश, अब तुम समझदार हो गए हो। अम्मी, बहुत तेज तूफान है, सारे कपड़े उतार लाऊं? नहीं, तू जल्दी से नीचे आ जा, वरना तू भी उड़ जाएगा। शेख चिल्ली घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। आंधी रुकने पर सभी अपना उड़ा हुआ सामान ढूंढने निकले। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने भी अपने कपड़े ढूंढ लिए, मगर शेख चिल्ली का एक पायजामा नहीं मिला। शेख चिल्ली उसे ढूंढने निकला, उसे पायजामा कुएं में पड़ा मिला। अम्मी, शुक्र करो अल्लाह का कि आज आपके बेटे की जान बच गई। अरे क्या हुआ? तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? अरे अम्मी, मेरा पायजामा कुएं में पड़ा तैर रहा है। आप ही सोचिए, अगर मैं उसे पहने हुए होता तो क्या मैं डूबकर मर ना जाता? पाठ 13 रबड़ की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ रबर। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। रबड़ एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे दैनिक जीवन में रबड़ से बनी हुई अनेक वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आपके पास बातें करने वाली पेंसिल हो तो आप उससे क्या क्या बातें करेंगे? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, पेड़ पौधे का महत्व समझना,
रबड़ का महत्व जानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रियान चित्र बना रहा था। कभी कुछ बनाता तो कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। रियान ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई न था, पर बोला, कौन? कोई ठहाका मार कर हंसा। हंसी की आवाज से रियान चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूं। रियान के हाथ में रबड़ था। उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दिया। यह रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर। हाँ, वह जोकर की आकृति का था। बहुत सुंदर। रियान को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। और यह जोकर तो बोलता भी था। रियान बोला, जोकर साहब, आप? रबड़ बात काटते हुए बोला, मैं कोई जोकर नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे बड़े काम की चीज हूं। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हां, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा अन्य कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है। इससे भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं। तुमने देखा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों की पट्टी करते हुए भी मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूं। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूं। हां, मैं हूं रबड़। मैं रबड़ ही हूं। क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूं। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से दूध निकलता है। उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। मशीनों से इसे सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर ट्यूब आदि सामान बनाए जाते हैं। रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? रियान ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना। वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा, नकली। उससे तो बचकर ही रहना। रियान ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, रबड़ महाराज, आप मिलते कहां हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबड़ ने ठहाका लगाया। मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर जाना। पाठ 14 श्रवण कुमार। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। माता पिता हमारे लिए ईश्वर के समान होते हैं। वे हमें ममता और प्यार देकर हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। सोचिए
लेट्स थिंक। यदि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे नहीं होते तो वह उन्हें तीर्थ यात्रा किस प्रकार कराता? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन करने की प्रेरणा, मानवीय संवेदना का विकास। ईश्वर ने हमें भले ही आंखें नहीं दी, पर हम उसके आभारी हैं। हाँ, उन्होंने हमें श्रवण जैसा बेटा जो दिया है। नहीं, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। बेटा, हमारी तो अब केवल एक ही इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करें। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर पाओगे? क्यों नहीं, मैं 2 बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लूंगा। फिर उसके दोनों पलड़ों में आपको व माता जी को बिठाकर कांधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। जुग जुग जियो बेटा। ईश्वर सबको ऐसा पुत्र दे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा से लौटते हुए अयोध्या के जंगलों से गुजरते समय, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला सकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहां समीप ही नदी है। आप यहां विश्राम कीजिए, मैं पानी लाता हूं। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार ढूंढ रहे होते हैं। नदी से पात्र में जल भरने का स्वर उन्हें सुनाई देता है। यह दूर नदी के पास कौन है? लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। शब्द भेदी बाण चलाता हूं। दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते हैं जो श्रवण की छाती में जा लगता है और उनके मुंह से चीख निकल पड़ती है। हे ईश्वर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? दशरथ को अपनी भूल का एहसास होता है। वह दौड़कर श्रवण के पास पहुंचते हैं। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया? मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। महाराज, कृपया मेरा एक काम कर दीजिएगा। थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तुम धन्य हो श्रवण, अंतिम समय में भी तुम्हें केवल माता पिता का ही ध्यान है। पाठ 15। बहुत दिनों के बाद, आफ्टर मेनी डेज। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। शहरों के छोटे घरों और प्रदूषित वातावरण में रहने वाले बच्चे जब गांव के स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण में पहुंचते हैं तो मानो उन्हें स्वर्ग मिल जाता है। सोचिए, लेट्स थिंक। शहरों का वातावरण गांव के वातावरण की तरह स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा कैसे हो सकता है? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, ग्रामीण जीवन के प्रति रुचि, शुद्ध पर्यावरण के प्रति सजगता, प्रकृति चित्रण, आनंद बोध। बहुत दिनों के बाद कबड्डी फिर से खेले बच्चे। बहुत दिनों के बाद गए हैं फिर से मेले बच्चे। पापा के संग अभी आए हैं दादाजी के गांव। खूब पहाड़ी जंगल घूमे, थके नहीं हैं पांव। उन्हें लग रहे प्यारे प्यारे पगडंडी के रास्ते। रामदीन काका ले आए उनको आज बगीचे। सब बच्चों ने झूला झूला एक पेड़ के नीचे। सबके मन को लुभा रहे हैं पके आम के गुच्छे। कल जाएंगे चाचा के संग बच्चे नदी नहाने। इसीलिए तो गांव आए हैं मस्ती मौज मनाने। दही पराठे दादी जी के कितने मीठे अच्छे। बहुत दिनों के बाद मिला है इतना बड़ा खजाना। सच्ची खुशियाँ क्या होती हैं, स्वाद यहीं पर जाना। उन्हें लग रहे लोग गांव के कितने भोले सच्चे। पाठ 16। प्रदूषण, पोल्यूशन। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रदूषण आज के समय की
सबसे ज्वलंत समस्या है। हमें प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों पर नियंत्रण रखकर इसे कम करने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि प्रदूषण लगातार बढ़ता जाए तो एक दिन कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कल्पना कीजिए। नैतिक मूल्य, वैल्यूज। प्रदूषण के बारे में जानना, पर्यावरण के प्रति सजगता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, समस्या का समाधान, स्वस्थ जीवन शैली, प्रकृति प्रेम। मनोहर जब सवेरे घर से विद्यालय के लिए निकला था तो वह बहुत साफ और तरोताजा दिखाई दे रहा था, परंतु अब शाम को घर लौटने पर कितना गंदा और थका हुआ नजर आ रहा है। शरीर पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले से हो गए हैं, हाथ पैर मटमैले दिखाई दे रहे हैं और फूल जैसा चेहरा मुरझा सा गया है। माँ को बड़ी चिंता हुई, इस मनोहर को क्या हुआ है। माँ को देखकर मनोहर ने रोना शुरू कर दिया। माँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो फिर से गांव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। माँ उसे अंदर ले गई। माँ ने उसे पुचकारते हुए पूछा, लेकिन बेटा बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ? मनोहर ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं, परंतु यह शहर अच्छा नहीं है। माँ को आश्चर्य हुआ। क्यों? क्या हुआ इस शहर को? अच्छा भला शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, मोटरें हैं, रेलें हैं, बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इतना अच्छा शहर और तुम कहते हो कि यह शहर अच्छा नहीं है? मनोहर ने खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है यह शहर। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बरसात होने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, बसों, मोटरों और कल कारखानों से काला धुआं निकल रहा है। चारों ओर कोलाहल, शोरगुल और भागदौड़ है। कितना प्रदूषण है इस शहर में। कहां के प्रदूषण की बात कर रहे हो? मनोहर के पिताजी ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। माँ ने पिताजी के हाथ से बैग लिया और पानी लेने अंदर चली गईं। मनोहर ने पिताजी से कहा, मैं तो इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूं। जमीन गंदी, पानी गंदा, हवा गंदी, आकाश गंदा, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण। भला ऐसे वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं? इससे अच्छा तो अपना गांव है। ना कोलाहल, ना भागदौड़, ना धुआं, ना गंदगी, छोटे छोटे मकान, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी गलियां और खुले खुले आंगन। पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा, यहां भी लोग रहते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है कि यहां प्रदूषण बहुत है, परंतु इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। यदि कूड़े कचरे को कचरा पेटी में ही डाला जाए, घर की नालियां साफ सुथरी रखी जाएं, वाहनों को सीएनजी से चलाया जाए और यदि कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में ना मिलाया जाए, तो प्रदूषण से जुड़ी बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो सकती हैं। पेड़ पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। इसी समय माँ पानी का गिलास लेकर आ गई। पिताजी ने मुंह धोकर पानी पिया। माँ ने मनोहर से कहा, बेटा, हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ गांव भी हैं, शहर भी हैं, नगर भी हैं, महानगर भी हैं, खेत खलियान भी हैं और कल कारखाने भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहें सफाई का पूरा ख्याल रखें, भोजन को बासी ना होने दें, पानी छान कर पिएं, खुली हवा में घूमने जाएं, गंदगी से दूर रहें, कोई गंदगी फैलाता है तो उसे रोकें। इसके लिए पूरी सावधानी से रहें।
न खुद प्रदूषण फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें। यह काम हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना लें। पिताजी ने हंसते हुए कहा। मनोहर दौड़कर कागज कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, शुरू कहाँ से करें? शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। ये सवेरे घर आंगन का कचरा कचरा पेटी में ही डालेंगी एवं यह भी ध्यान रखेंगी कि घर से निकलने वाली नाली का पानी बिना रुके गटर तक पहुंच जाए। पिताजी ने कहा। माँ बोली, अब आपके काम बताती हूँ। सफाई कर्मचारी से कहकर कचरा पेटी का कचरा हर तीसरे दिन यहाँ से उठवाएं और सप्ताह में एक दिन गटर साफ करवाएं। पिताजी ने कहा, मैं तो गली के सब लोगों की एक सभा भी बुला रहा हूँ, जिसमें यह तय किया जाएगा कि हर रविवार को सब मिलजुल कर गली की सफाई करें और खाली पड़ी जगहों पर कूड़ा ना डालें। जिनके वाहनों से काला धुआं निकलता है वे उनकी मरम्मत करवाएं। मनोहर ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे पार्क के पेड़ पौधों में पानी देंगे और वहां की सफाई करेंगे। मनोहर की बात सुनकर माँ पिताजी मुस्कुराने लगे। मनोहर बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। इस तरह पूरा नगर साफ रहेगा, पूरा प्रदेश साफ रहेगा। हम देश की सबसे छोटी इकाई हैं, अतः शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा। समस्याओं के विषय में चर्चा करने के बजाय उनको हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना ही बुद्धिमानी है। मनोहर, अब तुम शहर छोड़ने की बात तो नहीं करोगे? मनोहर ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और अपने इस शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। शुरुआत मैं अपने आप से ही करता हूं। माँ और पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना न था। सब्जी मंडी में लड़ाई, अ फाइट इन द वेजिटेबल मार्केट। सब्जी मंडी में बैंगन से गोभी की हो गई लड़ाई। पहले तीर चले बातों के, फिर दोनों की हाथापाई। गोभी बोली बैंगन काला, बैंगन कहता गोभी मोटी। नोच दिया उसने गोभी को, उसने उसकी पकड़ी चोटी। फल फूलों की भीड़ लग गई, कुछ बैंगन को गलत बताते, कुछ कहते इसकी क्या गलती, क्यों तुम इसको डांट पिलाते। बात बात में बात बढ़ गई, यूं ही सब में जंग छिड़ गई। आलू ने आड़ू को पटका, लौकी मूली उधर भिड़ गई। बीच बचाव किया कद्दू ने, कटहल ने उनको समझाया। खरी सुनाकर हरी मिर्च ने सबको अपने घर भिजवाया।